हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा करके कर रहे होंगे। बच्चों, टारगेट सीरीज़ के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के इन वीडियोस में अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व किया। उसमें हमने आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जैसे आपके इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लगाया भी होगा, इनकी प्रैक्टिस भी करी होगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और जिन बच्चों ने अभी इन क्वेश्चंस को नहीं लगाया है वो पहले इन क्वेश्चंस को लगाएं और उस वीडियो के सारे नोट्स आप बनाएं और फिर आगे की ओर बढ़ें। इसी श्रृंखला में बच्चों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर के आए हैं, जिसमें आज फिर से कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को बारी बारी से लगाते रहें, इनकी तैयारी करते रहें और इनके नोट्स भी बनाएं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आगे क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं या आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 टारगेट सीरीज और मन लगाकर इन क्वेश्चंस को हम लोग तैयार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ें। एक गेंद को 36 से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और गेंद 19.6 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करती है। पथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से सभी लोग ध्यान से पढ़ें। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस बॉल कवर्स 19.6 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज। देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। जी की वैल्यू क्या दी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है पथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। 45 डिग्री पर बॉल को फेंका गया, उसने 19.6 मीटर की बच्चों दूरी तय करी। जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में लिखें। 19.6 मीटर की दूरी बॉल तय करती है। किसी भी बॉल के द्वारा तय की गई जो रेंज होती है, जिसको आप लोग बोलते हो क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। रेंज का बच्चों फार्मूला क्या होता है, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। और आप लोग ध्यान दें रेंज है कितनी, 19.6 मीटर। तो आर मैक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 19.6 यू स्क्वायर बाई जी। देयरफॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू जी। जी की वैल्यू हम लोगों को क्या रखना है, 10। आप कैलकुलेशन करोगे 19.6 इंटू 10, वेलोसिटी आएगी बच्चों 14 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। अब उसने आपसे क्या बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताएं। तो याद करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो ध्यान दें कि किसी भी प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो ux होती है। और ux इज इक्वल टू केवल बच्चों क्या होता है, u cos थीटा। बॉल को कितने डिग्री पे फेंका गया, 45 डिग्री पर। तो अगर आप यहाँ पर क्षैतिज वेग मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर आप काउंट करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का आप लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। u की जगह आप क्या रखेंगे 14 और थीटा की जगह 45। तो ये आ गया 14 इंटू 1/√2। आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गेंद का हाईएस्ट पॉइंट पर या पथ के उच्चतम बिंदु पर जो वेग होगा बच्चों वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए इन फार्मूलेस को आप लोग ध्यान से तैयार करें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आर मैक्स का फार्मूला अप्लाई किया। आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्स की वैल्यू क्या रखी, 19.6 और यहां से हम लोगों ने यू की वैल्यू को निकाल लिया 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड। और जब u की वैल्यू आपके पास में आ गई तो क्षैतिज वेग का फार्मूला हम लोगों ने लगाया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फार्मूला होता है बच्चों u cos थीटा। इस आधार पर u की वैल्यू को 14, थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रखा। सवाल का आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसके नोट्स बनाएं। और इस टॉपिक का नाम था प्रोजेक्टाइल। पहला क्वेश्चन जिस टॉपिक का दिया गया उसका नाम था प्रोजेक्टाइल, जिसको हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। सभी को समझ में आ गया।
सभी बच्चों की क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए कमेंट सेक्शन में लिखें आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और इसी प्रकार मन लगा करके आप तैयारी को करें। जल्दी से नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान से पढ़ें। ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों ने नोट कर लिया, रफ कर दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान से पढ़ें। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी स्रोत के द्वारा परिपथ में शक्ति व्यय अधिकतम होगा। द पावर कंज्यूम बाय द सर्किट विल बी मैक्सिमम। कह रहा है कोई भी सर्किट है उसके द्वारा जो पावर कंजम्पशन है वो मैक्सिमम होगा। कब वो मैक्सिमम होगा आपको ये बताना है। पावर कब मैक्सिमम होगा, जल्दी से आप दिमाग को लगाएं, समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों चीजें बहुत ही आनी चाहिए, ठीक है। तो कहां का ये टॉपिक है आप पहचान गए। पहले तो ये टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का सवाल है ये आपके पास। और प्रत्यावर्ती धारा के सवाल में उसने क्या कहा है, शक्ति व्यय अधिकतम होगा। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में बच्चों ध्यान दें, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पावर मैक्सिमम कब होता है, जब परिपथ में अनुनाद होता है, रेजोनेंस अकर्स, ठीक है। और याद करिए अनुनाद होता कब है, रेजोनेंस किसको कहते हैं। लिखो जल्दी से फटाक से, अनुनाद क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। फार्मूला लिखो, डिफिनीशन नहीं लिखनी है, जल्दी से लिखो सभी लोग। रेजोनेंस का फार्मूला, रेजोनेंस का बच्चों मतलब होता है जब प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात को मैच कर जाए। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। प्रेरण प्रतिघात का मतलब समझ रहे हो सभी लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी का मतलब क्या होता है, धारतीय प्रतिघात, इसको बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब प्रेरण प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के मान को मैच कर जाता है तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद। लर्न कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए कि अल्टरनेटिंग सर्किट में पावर मैक्सिमम होगी तो इसकी क्या कंडीशन है, तो मैक्सिमम पावर के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर होना चाहिए। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। और सभी लोग जानते हो बच्चों एक्सएल का फार्मूला होता है ओमेगा एल, एक्ससी का फार्मूला 1/ओमेगा सी। तो आपके पास में कंडीशन क्या बन गई, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। लिख लो कॉपी में। प्रत्यावर्ती परिपथ में अनुनाद की दशा में शक्ति व्यय अधिकतम होगा। जल्दी लिखो कॉपी में, सभी लोग कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई किया करें। और जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और सभी लोग कमेंट जरूर किया करें, फटाफट क्वेश्चन को लिखें और कमेंट करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको किस प्रकार पसंद आ रहे हैं, इसी प्रकार क्वेश्चंस के श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। जैसा हो आप अपने विचारों को व्यक्त करें जरूर ध्यान से, और वीडियो को लाइक करें। तो प्रेरण प्रतिघात जो एक्सएल होता है वो ओमेगा एल के बराबर और एक्ससी 1/ओमेगा सी। तो रेजोनेंस की कंडीशन में फार्मूला बच्चों क्या बनेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी मीन्स ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इतना जब आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप एक और फार्मूला एग्जाम में जरूर रिवीजन करके जाएं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हो अनुनादी आवृत्ति। और याद करिए अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला होता था F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। लिख लें जल्दी से, F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, समय की बर्बादी ना करते हुए तेजी से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें। ध्यान से सभी लोग पढ़ें। किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को दोगुना किया जाता है। ट्रांसफार्मर याद है सभी को, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करने के काम आता है, नियंत्रित करता है। तो क्या कह रहा है, इन एनी ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल विल बी डबल्ड देन म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, याद आया,
दो वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट, चोक कुंडली यानी चोक कॉइल जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है बच्चों, स्वप्रेरकत्व जिसको बोलते हो सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा अन्योन्य प्रेरकत्व यानी ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरकत्व अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस है। तो सवाल उसने आपसे यही बोला है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स होती हैं, सभी बच्चों को पता है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग मेहनती हैं। याद करिए आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। एक में फेरों की संख्या को एनपी, दूसरे में बच्चों एनएस बोला जाता है। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवीजन में लाते रहा करो। उसने क्या बोला कि इनमें नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत प्यारा सवाल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और ट्रांसफार्मर में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो एम प्रोपोर्शनल होता है N1 N2। N1 को यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों NP से, और NS को रिप्रेजेंट बच्चों हम लोग कर रहे हैं N2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NS से। NP को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और NS को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। अब आपके सामने फार्मूला है, क्वेश्चन बहुत इजियर है, जल्दी से सभी लोग आंसर को लिखें, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें। M प्रोपोर्शनल N1 N2, अगर आप N1 को डबल करोगे तो 2N1, N2 को डबल करोगे तो 2N2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स। कहने का मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पहले की तुलना में कितने गुना होगा, वो पहले की तुलना में 4 गुना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो फेरों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने पर फेरों की संख्या पहले से दोगुनी अगर हो गई तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अर्थात अन्योन्य प्रेरकत्व का मान 4 गुना हो जाता है। दैट मींस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आंसर होगा अन्योन्य प्रेरकत्व 4 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर बी करेक्ट था, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप फटाक से कॉपी में नोट कर लें, जल्दी से लिखें, 1-2 वन लाइनर लिख लें। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित है। ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। और दूसरा लिख लें, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिनमें फेरों की संख्या NP और NS। नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी x और अवतल लेंस की फोकस दूरी y है। उत्तल लेंस समझ रहे हो ना सभी लोग। उत्तल लेंस का मींस कॉन्वेक्स लेंस और अवतल का मींस कॉनकेव। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज x एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज y व्हेन बोथ लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दोनों लेंसों को संपर्क में रखा गया, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो संयोजन की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? लगाओ जल्दी से फटाक से, जल्दी करिए सभी लोग। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट की आदत सभी लोग डाल लें एग्जाम के लिए, तभी आपके लिए तैयारी अच्छी होगी। आंसर को जल्दी देने का प्रयास किया करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहा करें। आप जितना कमेंट करते हो, जितना वीडियो को लाइक करते हो, आगे के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हम लोग की मेंटेन होती है और आगे फिर से कुछ नया लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कर लिया सभी लोगों ने? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? x। चलिए सॉल्यूशन पे ध्यान दें। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो समझ लें। इस प्रकार दोनों लेंसेज को कांटेक्ट में रखा गया बच्चों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो F1 आपको दिया है प्लस का x। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो F2 इज इक्वल टू माइनस वाई। और फार्मूला बच्चों क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y। तो एलसीएम क्या आ गया? xy। ऊपर बच्चों क्या आया? y माइनस x। तो कैपिटल F इज इक्वल टू आया xy अपॉन y माइनस x। जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी बच्चों वो क्या होगी? xy अपॉन y माइनस x। कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मेरे साथ साथ फार्मूले रिवाइज किया करें बीच बीच में। और कंबाइंड
एंड पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए इस प्रकार का तो क्वेश्चन का सही आंसर है XY अपॉन Y माइनस एक्स, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस फार्मूले को आप जरूर लर्न कर लें, संयोजन की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से। टॉपिक का नाम काइनामेटिक्स। अभी जो क्वेश्चन आपने ऊपर लगाया क्वेश्चन नंबर 4 वो था लाइट यानी ऑप्टिक्स का। ये क्वेश्चन आया मोशन का। एक गतिशील कण के एक निर्देशांक x बराबर ct, y बराबर bt, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल x इज इक्वल टू ct, y इज इक्वल टू bt। आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, आप कण की चाल को बताएं। चलिए जल्दी से करें, बिल्कुल एकदम फुल एनर्जी के साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। उदासीनता का भाव लेकर जो व्यक्ति जीवन जीते हैं वो जिंदगी में कभी सफलता को हासिल नहीं करते, मेरी बात को याद रखा करें। इसलिए बिल्कुल आप एनर्जी के साथ आगे, कोई भी नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में इस समय नहीं आने चाहिए। आपके एग्जाम चूंकि पास में आ रहे हैं, आप जितना ज्यादा हो सके अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करें। पिछली बातों को भूलकर, जिस प्रकार भी आपका पेपर इसके पहले हुआ हो, उन चीजों को दिमाग से निकाल कर आगे की ओर बढ़ें। जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं वही लगातार युद्ध के मैदान में फतेह करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से नोट करें, x इज इक्वल टू सी टी, वाई इज इक्वल टू बी टी। कैसे करेंगे बच्चों? x इज इक्वल टू सी टी, पहले आप वेलोसिटी को निकालेंगे, vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt, दैट इज c। फिर y इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? bt। आप इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, dy अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू b। और जब आप जानते हो कि एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट दिए हों, जैसे vx और vy, तो vx और vy बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच का एंगल होता है 90। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। आप जब मैग्नीट्यूड लोगे तो स्पीड आ जाएगी, लेकिन कंडीशन नहीं बदलेगी। आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट स्पीड, परिणामी चाल निकालना है बच्चों। और परिणामी चाल निकालने का फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हो। अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल टू रूट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसने किसने सही आंसर बताया? कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें जिन लोगों ने इस आंसर को पहले ही डिफाइन कर लिया। बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप लोग मन लगा करके तैयारी करें। क्वेश्चन का आंसर आएगा रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टॉपिक का नाम काइनामेटिक्स। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस। सेट नंबर 10, सेट नंबर 11, आगे भी ऐसे आपको लगातार और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते जाएंगे जो पूरी फिजिक्स के क्वेश्चंस पर आधारित होंगे। इसलिए आप लोग इनके नोट्स बनाएं और फार्मूले को तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करें। ग्राफ आपको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको बोलते हो वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ और समय चाल ग्राफ। आप ऐसा फार्मूला ध्यान दें जो समय को रिलेट करता हो चाल के साथ में। दिए गए ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। पिछले नोट्स को उठा के रिवीजन करें, कॉपी को उठा के रिवीजन करें और इन चीजों को ध्यान दें। टॉपिक का नाम काइनामेटिक्स, और काइनामेटिक्स यानी शुद्ध गतिकी। उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो? ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, जहां पर आपको चाल और समय के बीच अगर ग्राफ दिया जाए तो वहां पर जो स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये जो एरिया होता है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को, क्योंकि फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ds इज इक्वल टू वी डी टी, और अगर हम लोग उसको इंट्रीगेट करा दें तो इंट्रीगेशन ds, और इंट्रीगेशन ds का मतलब टोटल डिस्टेंस, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और इसका बच्चों मतलब क्या हुआ? वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया। तो आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए कि अगर हम लोग वीटी ग्राफ के एरिया को फाइंड आउट करते हैं, अगर हम लोग समय चाल ग्राफ के क्षेत्रफल को निकालते हैं तो हमको क्या मिलती है? डिस्टेंस अर्थात दूरी। तो इस प्रॉब्लम में जो आपको
छायांकित भाग दिया है, जो आपको शेडेड पोर्शन दिया है, जो इस प्रकार आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, ये बच्चों किसको डिफाइन करेगा? इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। नोट कर लें, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी करें बच्चों, जिससे कि लगातार हम लोगों का यूट्यूब परिवार आगे की ओर बढ़ता रहे और भी नए सब्सक्राइबर बच्चे हम लोगों के साथ में जुड़ते रहें, फैमिली लगातार ग्रोथ होती रहे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे मैटर को लेकर आएं, और आपकी जिम्मेदारी आप अपनी अच्छी तैयारी को करें और साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी दूरी। जल्दी से नोट कर लें। अब आ गया बच्चों दोनों क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी, अब ये दोनों क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से इन क्वेश्चन को ट्राई करें। पहला टॉपिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा टॉपिक रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अपने आप लगाएं। एक पिंड का प्रारंभिक वेग AI प्लस BJ मीटर पर सेकंड है और इसकी परास महत्तम ऊंचाई की 3 गुनी है। वेलोसिटी आपको गिवन है एंड रेंज इज 3 टाइम्स देन द मैक्सिमम हाइट। तो क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिलेशन विल बी। लगाएं जल्दी से क्वेश्चन को। वेलोसिटी आपको दी गई है, वेलोसिटी बच्चों आपको दी गई है u इज इक्वल टू AI प्लस BJ, और आपको बोला गया है इसकी रेंज मैक्सिमम हाइट की 3 टाइम्स है। जल्दी से ट्राई करें। चलिए बच्चों क्वेश्चन को ट्राई करें। u इज इक्वल टू AI प्लस BJ। जिन लोगों ने आंसर को निकाल लिया है वो कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखें, क्वेश्चन नंबर डालें, ऑप्शन नंबर लिखें और कौन सा आंसर करेक्ट है। बच्चों सभी लोग जानते हो वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल में होता है UXI प्लस UIJ। अगर हम इस समीकरण से इसकी तुलना करें, UX का मतलब होता है x अक्ष के अनुदिश वस्तु का वेग, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो अपनी प्रॉब्लम में बच्चों आपको मिल रहा है UX इज इक्वल टू A एंड UI इज इक्वल टू B, और UX इज इक्वल टू होता क्या है U cos थीटा और UI इज इक्वल टू क्या होता है U sin थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई? जो समीकरण आपको दिया गया है उससे तुलना करके हम लोगों ने UX और UI को निकाल लिया। UX बराबर U cos थीटा और UI बराबर U sin थीटा। याद है ना, वेलोसिटी का X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे होशियार हैं, याद है सभी को। अब क्या कह रहा है? रेंज मैक्सिमम हाइट की 3 गुनी है। R इज इक्वल टू 3h। बच्चों रेंज का फार्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, और हाइट का फार्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई G। G ने G को मार गिराया, U स्क्वायर ने U स्क्वायर को मार गिराया। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, और यहां पर बच्चों चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर आप लोग यहां से ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट आ रहा है 2/3। ठीक, और जरा इस वाली क्वेश्चन को ध्यान दें। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, देन U साइन थीटा अपॉन U कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू B/A, कैंसिल। तो यहां से बच्चों आ गया tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A, क्वेश्चन नंबर 1, और यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, क्वेश्चन नंबर 2। दोनों समीकरणों की आप आपस में तुलना कर दें फ्रॉम बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, और जब आपने दोनों को मिलाया तो बच्चों B अपॉन A इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कराया, आपका रिजल्ट आया 2A इज इक्वल टू 3B। अब आप देख लें कौन सा आंसर सही है। जिन लोगों का आंसर सही आया हो अपना अपना नाम लिख करके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखें। 2A बराबर 3B, और 2A बराबर 3B का कौन सा आंसर है? 2A बराबर 3B, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों सवाल? पहले जो वेलोसिटी दी है उसको तुलना कर लो, कंपेयर करा दो U बराबर UXI प्लस UIJ से, और UX को क्या रख दोगे U cos थीटा, UI को क्या रख दोगे U sin थीटा। वहां से U sin थीटा U cos थीटा को फाइंड आउट करके डिवाइड कर दो, tan थीटा निकाल लो, और जब tan थीटा की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख लें। जल्दी से नोट कर लें। जो बच्चे नहीं नोट कर पाते हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8। एक ठोस गोला एक मेज पर लुढ़कता है। ए सॉलिड स्फीयर रोल्स ऑन एनी टेबल। उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर विल बी। बहुत ही दमदार क्वेश्चन, एयरफोर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एनडीए में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट करे या इस प्रकार का सवाल अगर आ जाए, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी जरूर रखें। बच्चों आप लोग जानते हो कि जब गोला मेज पर लुढ़केगा तो इसमें एक तो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और बच्चों याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, दैट 1/5 m और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई स्फीयर की 1/5 mv स्क्वायर। गोले की घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर 1/5 mv स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी अर्थात कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फार्मूला बताया था, हाफ mv स्क्वायर 1 + k²/r²। जिन बच्चों को ये सूत्र ना पता हो ये नोट कर लें। अगर आपको किसी भी लुढ़कती हुई वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा पता करनी हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, तो उसका फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर 1 + k²/r²। आपको इसके लिए क्या लर्न होना चाहिए? k²/r²। तो स्फीयर के लिए k²/r² की वैल्यू होती है बच्चों 2/5। देयरफॉर k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 + 2/5। तो यहां पर आपने जब इसको सॉल्व किया तो हाफ mv स्क्वायर एलसीएम को लिया तो 7/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7/10 और वैल्यू किसके बराबर? 7/10 mv स्क्वायर। ये आ गई कुल गतिज ऊर्जा। ठोस गोले के लिए, स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों 7/10 mv स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का आप रेशियो बताएं, अर्थात KR/K आपसे पूछा है, रोटेशनल अपॉन टोटल। तो ये आ गया mv²/5 और टोटल आपके पास में आया है बच्चों 10/7 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल और आपका रिजल्ट आ गया 2/7, अर्थात रोटेशनल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो 2:7 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? इसी प्रकार पूरे जोश के साथ पढ़ाई करते रहें और अपने तैयारी के लेवल को अपग्रेड करते रहें, जिससे आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकें। ठीक है बच्चों, नोट कर लें जल्दी से क्वेश्चन को। दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो KR/K इज इक्वल टू 2/7। घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और कुल गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k²/r²। क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक का नाम मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो समांतर तारों में I1 I2 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित होती हैं। दो स्ट्रेट वायर, याद आया? दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। कोई भी दो वायर हैं पैरेलल वायर्स, इनमें I1 और I2 एम्पीयर की विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं, बीच की दूरी r, x एंड y। सवाल समझ में आया? और क्या कह रहा है? यदि तारों में बहने वाली धाराओं को डबल कर दें तो तारों के बीच नया बल होगा। If currents flows in the wires will be double, then force between wires will be। जल्दी से करें बच्चों, लगा लिया होगा आप लोगों ने, होशियार हैं सभी लोग। क्या फार्मूला होता था? याद है, F इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2/r इंटू L। दो तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स, F इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2/r इंटू L। फोर्स का फार्मूला याद आ गया। यहां से बच्चों हमको एक कंडीशन मिल रही है, F' F प्रोपोर्शनल I1 I2।
अब उसने क्या कहा, धाराओं को 2 गुना कर दो, तो नया बल हम लोगों ने एफ डैश सेलेक्ट कर लिया 2I1 इंटू 2I2, दैट मीन्स एफ डैश प्रोपोर्शनल 4I1I2, और अगर हम लोग इनको डिवाइड करें तो एफ डैश अपॉन एफ, देयरफॉर 4I1I2 अपॉन I1I2 दैट इज इक्वल टू 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो नया चुंबकीय बल न्यू मैग्नेटिक फोर्स विल बी एफ डैश इज इक्वल टू 4F। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, आपके एग्जाम के लिए ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूत्र को आप लोग पढ़ करके जाएं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। अगर कोई न्यूमेरिकल इसका बने तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसकी जगह आप रखें 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, I1 I2 की वैल्यू को रखें, R को रखें, L को रखें, L को वायर की लंबाई बोला जाता है, और आंसर को आप निकाल लें। ठीक है, कई बार पेपर में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस फार्मूले को आप लोग जरूर याद करके जाएं। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 टाइम्स। और लास्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का आखिरी क्वेश्चन। राशि बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का मात्रक है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का मात्रक। बच्चों बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हो, एनर्जी डेंसिटी। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ऊर्जा घनत्व मींस एनर्जी डेंसिटी। और बच्चों एनर्जी डेंसिटी होती है UB इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। यहां पर 2 नहीं दिया है, उससे कोई मतलब भी नहीं है, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और बी स्क्वायर म्यू नॉट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, अर्थात ये ऊर्जा घनत्व है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो प्यारे बच्चों आज आप लोगों ने टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फिर से लगाया। प्रैक्टिस नंबर 11 में आप इसी प्रकार पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी को करते रहें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। बस आप लोग एक काम करें, ध्यान से बारी बारी से इनके नोट्स को जरूर बनाते रहें, और पिछले वीडियोस को जरूर देखें, और इनको भी लगातार रिवीजन में रखें, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाए। सबको कॉपी में नोट करके आंसर सहित आप इनको लिखा करें, और अपनी तैयारी को मेंटेन करें, जिससे आगामी आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप लोग फार्मूले भूल ना जाएं, और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, और मन लगा करके तैयारी को करते रहें। तो आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हम लोग फिर से उपस्थित होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के, जो आपकी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तब तक सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।